हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 11.2 को। तो चलिए बच्चों, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है, आपको बताना है। यहाँ पर 5 कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सर प्रतिलोम अनुपात होता क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसे में आप लोग को ये चैप्टर पूरा पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर भी एक बार आप लोग फिर समझ लीजिएगा बच्चों। कह रहा है कि दो राशियाँ इस प्रकार बदलेगी। ठीक है, जब दो राशि इस प्रकार बदले कि यदि एक राशि में वृद्धि होगा, एक राशि में सर वृद्धि होगा तो दूसरी राशि में कमी होगा। ठीक है, तथा एक में कमी होने पर दूसरी में वृद्धि हो तो उसको हम लोग प्रतिलोम अनुपात बोलेंगे। अगर हम जैसे आप लोगों ने सीधा अनुपात यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। छोटा सा आपको थोड़ा सा हम आपका समय लेना चाहेंगे बच्चों। आप लोगों को मैंने सीधा समानुपात पढ़ाया था। ठीक है, यानी सीधा अनुपात, जिसको आप लोग प्रत्यक्ष अनुपात भी बोलते हैं। सीधा अनुपात या प्रत्यक्ष अनुपात, इसमें मैंने क्या बताया था बच्चों, यदि एक चीज में वृद्धि हो तो दूसरी चीज में भी वृद्धि होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए चीनी अगर हम 1 केजी ले रहे हैं बच्चों तो हमको लगता है 50 रुपया। अगर हम इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, 5 केजी कर दिए तो हमको इसका भी मूल्य बढ़ेगा ना जी। 1 केजी 50 रुपया तो 5 केजी कितना, 250 रुपया लगेगा। अगर हम बाबू चीनी की मात्रा को बढ़ाए तो इसका मूल्य भी बढ़ा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीधा समानुपात। और प्रतिलोम अनुपात क्या होता है बच्चा, प्रतिलोम अनुपात क्या होता है तो आप लोग बोलिएगा सर प्रतिलोम अनुपात जो होता है, प्रतिलोम अनुपात जो होता है वो क्या होता है बच्चों, एक चीज अगर बढ़ेगा तो दूसरी चीज कमना चाहिए। अगर दूसरी मतलब मान लीजिए एक चीज अगर कमा दूसरी चीज बढ़ना चाहिए, इसको बोलेंगे प्रतिलोम अनुपात। जैसे मान लीजिए अगर हम क्या करेंगे, मजदूर की संख्या को बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम क्या लगेगा, कोई काम को करने में अगर मजदूर की कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा मजदूर है तो टाइम कम लगेगा। मतलब मजदूर की संख्या को बढ़ाए तो टाइम कम लगा, ये क्या हुआ, प्रतिलोम अनुपात। तो बच्चों उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो आपका दिया गया है ना, ये कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, चलिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, समझिएगा बच्चों। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, ये किसमें है बाबू, तो बोलिएगा यह एक प्रतिलोम समानुपात है। यह क्या है बाबू, प्रतिलोम समानुपात है। क्यों है भाई, यदि हम व्यक्ति की संख्या को कम करेंगे, व्यक्ति की संख्या को कम करेंगे, जो कम है ना सर, इसको पूरा करने में अधिक समय लगेगा। अगर व्यक्ति कम कीजिएगा सर, मजदूर की संख्या को कमाइएगा तो आपका जो काम है ये ज़्यादा दिन में होगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो ये क्या है बाबू, प्रतिलोम अनुपात में है। एक चीज़ को कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो ये क्या है, प्रतिलोम अनुपात। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर आप लोग बोल दीजिएगा प्रतिलोम अनुपात, बोल दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। अगर बच्चों समान चाल से चलेंगे, एक ही चाल, अगर चाल को ना बढ़ाए, चाल को बढ़ाए घटाए नहीं, अगर एक के चाल से यहाँ पर अगर हम लोग समान चाल से चल रहे तो यात्रा में लिया गया समय और जो दूरी होगी ये प्रतिलोम अनुपात में नहीं होगी। ये कैसे अनुपात में होगी, तो प्रत्यक्ष अनुपात में होगी। कैसे अनुपात में, प्रत्यक्ष अनुपात में। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा, अगर समान चाल रहेगा तब। अगर आपका जो स्पीड है बाबू ये कांस्टेंट रहेगा तो आपका जो है बाबू दूरी अगर बढ़ाएंगे तो समय भी बढ़ेगा। ठीक है, दूरी कमाएंगे तो समय भी कम लगेगा। तो ये कैसा अनुपात में, तो प्रत्यक्ष अनुपात में है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, ये भी क्या होगा, प्रत्यक्ष अनुपात में होगा। ये भी प्रतिलोम अनुपात में नहीं होगा, ये भी प्रत्यक्ष अनुपात में होगा। आप बोलिएगा सर कैसे समझिएंगे, तो बोलिएगा कि मान लीजिए जितनी अधिक खेत की भूमि है, जितना बड़ा हमारा खेत होगा उसकी अधिक काटी गई फसल होगी। अगर बड़ा खेत, मान लीजिए इतना खेत है, कम में फसल उपजेगा, बड़ा खेत है, खेत बड़ा है, खेत का क्षेत्रफल बड़ा है, हमारा जो काटेंगे फसल वो ज़्यादा फसल की मात्रा होगा। तो यहाँ पर आप लोग का ये क्या होगा, प्रत्यक्ष अनुपात। मतलब भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा तो आपका फसल का जो मात्रा है ये भी बढ़ेगा। क्षेत्रफल का अगर जमीन हमारा ज़्यादा होगा तो फसल भी ज़्यादा होगा। एक चीज़ को बढ़ने पर दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो प्रत्यक्ष अनुपात। अगर एक चीज़ को घटाएंगे दूसरी चीज़ घटेगी, प्रत्यक्ष अनुपात। एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ घटेगी, एक चीज़ को बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ अगर आपका घटेगा तो वो होगा प्रतिलोम अनुपात। तो बच्चों ये दोनों क्या है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। आगे देखिए, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल, ये होगी सर कितने, प्रतिलोम अनुपात में।
इसमें बच्चों प्रतिलोम अनुपात में। आप लोग बोलिएगा कैसे सर, क्यों होगा, तो बोलिएगा वाहन की चाल मान लीजिए अगर हम बढ़ा देंगे, गाड़ी का आप लोग स्पीड कर दीजिएगा, वाहन को अगर आप लोग स्पीड कर दीजिएगा तो आपका समय क्या होगा बच्चा, कम लगेगा। आप लोग मानिए गाड़ी है जी, गाड़ी के स्पीड में चलाइएगा तो कम समय में तय कर लीजिएगा, अगर गाड़ी धीरे धीरे चलाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। मतलब एक चीज़ को बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है और दूसरी चीज़ के बढ़ने से आपका पहली चीज है वो कम हो रही है। ये प्रतिलोम अनुपात में होगा। आगे बढ़िए, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, ये भी सर क्या होगा, प्रतिलोम अनुपात में होगा सर। आप बोलिएगा सर कैसे, कैसे माने, मान लीजिए अगर हमारा क्या है बाबू, हमारा क्या है यहाँ पर बड़ा सा खेत है, ठीक है, इतना बड़ा खेत है मान लीजिए, और एकरा में हमरा दू एगो लोग बांटना है। हम एक टुकड़ा करेंगे दो भाग में, एक टुकड़ा इक्कर होगा, एक टुकड़ा इक्कर होगा, दू एगो होगा जी। अगर मान लीजिए हमारा पास 10 लोग हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, फिर इस सबका टुकड़ा करेंगे ना जी बच्चों। इस प्रकार से 2 2 4 2 6 2 8 इतना टुकड़ा हो जाएगा। मतलब अगर सर जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति की जो भूमि का क्षेत्रफल होगा ये कमेगा। एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरी चीज कम रहा है, एक चीज बढ़ेगा दूसरा चीज कम रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिलोम अनुपात में बोलेंगे। समझे। चलिए इस प्रकार आपका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्लियर होता है। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख, ठीक है बच्चों, की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता की दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या बच्चों, आपका ये सीधा अनुपात में है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये प्रतिलोम अनुपात में है, आपको बताना है। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों आप यहाँ पर ई दोनों को देखकर आप समझ सकते, देखिए विजेता की संख्या 1 है, उसको प्रत्येक विजेता 1 लाख रुपया मिला। अगर एक विजेता हुआ 1 लाख रुपया मिला, विजेता की संख्या 2 हो गया, बढ़ गया तो रुपया क्या हुआ, कम गया। मिलने वाला जो पुरस्कार था बाबू वो क्या हुआ, कमा। मतलब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है। और जब सर ऐसा कंडीशन होता है तो आपने तुरंत बताया वो प्रतिलोम अनुपात में होता है। अगर विजेता की संख्या बढ़ रहा है और प्रत्येक विजेता को मिलने वाला पुरस्कार घट रहा है तो ये कैसा अनुपात में होगा, प्रतिलोम अनुपात में होगा। तो बच्चों हम यहाँ पर बोलेंगे यदि विजेता की संख्या बढ़ती है सर तो प्रत्येक विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि कम होती है। अब बताइए, एक विजेता था 1 लाख, 2 विजेता हुआ तो 1 लाख में 2 से भाग दिया, 50 हजार, एक को मतलब दोनों को मिलेगा कितना कितना, 1 लाख मिलेगा। 2 है तो एगो 50,000, फिर दूसरे को 50,000। अब 4 को है जी तब कितना मिलेगा, अब 5 होगा तब कितना मिलेगा। इस सब अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ज्ञात करेंगे। बच्चों अगर आप लोग निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। सर एक विजेता है तो इतना रुपया मिलता है, 2 है तो इतना मिलता है, 4 गुम कितना मिलेगा। तो आप बोलिएगा यहाँ पर क्या कि जब विजेता की संख्या, जब विजेता की संख्या यहाँ पर 4 है तो विजेता को दी जाने वाली जो राशि होगी, विजेता को दी जाने वाली जो सर राशि होगा वो कितना होगा। तो आप बोलिएगा 1 लाख बटा 4, तो यहाँ पर काटिएगा ये आपका 25,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आएगा 25,000। तो यहाँ पर कितना भरिएगा, 25,000 भरिएगा। उसी प्रकार आप लोग 1 लाख में 5 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 20,000। यहाँ पर 20,000 भरिएगा। उसी प्रकार 1 लाख में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 विजेता होगा, भाग दीजिएगा आपका यहाँ पर 15 कितना आ जाएगा बच्चा। तो यहाँ पर आप लोग का 8 से भाग दीजिएगा तो आपका 12,500 आ जाएगा। 10 से भाग दीजिएगा तो ये आपका 10,000 आ जाएगा। 20 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 5,000 आ जाएगा। लेकिन सर हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है बाबू। इसका कॉन्सेप्ट होता है जैसे वहाँ पर आप लोग जब सीधा अनुपात प्रत्यक्ष अनुपात में होता था तो आप लोग x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 बोलते थे ना जी। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो आपका प्रतिलोम अनुपात में है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पर जो आपका इसको है, इसको x1 मानिएगा, इसको y1 मानिएगा, इसको x2 मानिएगा, इसको y2 मानिएगा, इसको x3 बोलिएगा, इसको आप लोग y3 बोलिएगा, इसको x4 बोलिएगा, इसको y4 बोलिएगा। यहाँ पर आप लोग बोलिएगा चूंकि हमको यहाँ पर जब x1 का वैल्यू आपका कितना दिया है, 1 दिया है, y1 का वैल्यू आपका कितना दिया है बच्चों, 1 लाख दिया हुआ है। ठीक है,
और यहाँ पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, x3 ज्ञात करना है ना जी। तो बच्चों बोलेंगे x3 भी हमको सर 4 दिया है ना, हमको ज्ञात क्या करना है, y3 ज्ञात करना है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या बच्चों, क्या बोलेंगे जी, हम जानते हैं कि यहाँ पर होता है x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3, राइट। अब देखो x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 1,00,000, ओके। तो यहाँ पर आप लोग दे दोगे बराबर x3 का वैल्यू आपको पता है 4 गुना में y3 ज्ञात करना है। अब बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं समीकरण वाला चैप्टर में, इधर गुना में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो बोलिए 1 गुना 1,00,000, ओके प्यारे बच्चों, बटे 4 इज इक्वल टू y3 होगा ना। अब इसको काट दोगे 4 से तो ये आपका 25,000 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये y3 का वैल्यू निकल गया। इस प्रकार भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम लोग इसका भी इस प्रकार ज्ञात कर लेते हैं। एक आप लोग यहाँ पर बोलिएगा क्या बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम लोग x1 और दिया है y1 दिया है और हमारा यहाँ पर x4 का वैल्यू 5 है, y4 ज्ञात करना है, क्या होगा। तो आप बोलिएगा यहाँ पर क्या बोलिएगा बच्चों, बोलिएगा कि x1 है ना, या बोलिए x3 y3, ठीक है। यहाँ पर आपने x3 y3 का वैल्यू निकाल लिए है ना। अब बोलिएगा बच्चों x3 y3 इज इक्वल टू x4 y4, ओके। तो यहाँ पर और इक्वल टू सब कीजिएगा तो सब में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर बोल दीजिएगा x5 y5, फिर आप लोग बोल दीजिएगा x6 y6, इस प्रकार बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एक ही बार में सब ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए x3 का वैल्यू आप लोग यहाँ पर निकाले हैं ना जी, कितना आया, 25,000 आया ना बाबू। चलिए 25,000। y3 का वैल्यू कितना था बच्चों, तो y3 का वैल्यू आपका 4 था, ओके। इज इक्वल टू x4 का वैल्यू कितना है, 5 है, गुना कीजिए y4 है आपका, ओके। y4 ज्ञात करना है तो यहाँ पर आप लोग गुना कीजिएगा तो ये आप लोग का क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 1,00,000 आएगा जी, हाँ 1,00,000 आ जाएगा। इधर आप लोग क्या कीजिएगा, 5 से भाव दे दीजिएगा, आपका डायरेक्ट 20,000 निकल गया बच्चों। 20,000 निकला कि नहीं निकला, निकला ना। तो इस प्रकार भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, समझिए आप लोग। उसी प्रकार अगर x5 y5 ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, x5 से आपको x5 का वैल्यू तो पता है ना जी 8, डायरेक्ट 8 से आप लोग इसमें भाग दे दीजिएगा, मान आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि अब आप लोग इसको कर लेंगे। या फिर अगर आप लोग को इस प्रकार आसान लग रहा है तो इस प्रकार भी आप लोग कर सकते हैं। बोलिएगा जब विजेता की संख्या 5 हो तो विजेता को दी जाने वाली राशि 1,00,000 बटे 5। जब विजेता की संख्या 8 होगा तो विजेता को दी जाने वाली राशि 1,00,000 बटे 8। जब विजेता की संख्या 10 होगा तो विजेता को दी जाने वाली राशि 1,00,000 बटे 10, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। कहता है रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच कोण बराबर रहे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां पर आप लोग समझिएगा। देखिए यहां पर तीली की संख्या 4 है तो क्रमागत तीलियों के बीच एक युग्म के बीच का कोण 90 डिग्री। तीली की संख्या 6 तो 60 डिग्री। 8 है तो कितना डिग्री होगा, 10 है तो कितना डिग्री, 12 है तो कितना डिग्री। तो आप बोलिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ तीली की जो संख्या है और क्रमागत तीली का जो युग्म है बच्चों, क्रमागत तीलियों के बीच के जो कोण का जो युग्म है बच्चों, ये क्या है जी, प्रतिलोम समानुपात में है। एक चीज का बढ़ने से दूसरी चीज, एक देखिए ये 4 था 90 डिग्री, 6 हो गया, बढ़ा, ई घटा, मतलब एक चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज घट रहा है, प्रतिलोम अनुपात में है। आप लोग सीधा समझिएगा, एक चीज में बढ़ रहा है दूसरा चीज देखिएगा बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो सीधा समानुपात, नहीं बढ़ेगा प्रतिलोम समानुपात, राइट। चलिए यहाँ पर तो घट रहा है, ये क्या है जी, प्रतिलोम समानुपात में है। यहाँ बोलता है क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। आप क्या बोलिएगा, बिल्कुल सर हाँ। यहाँ क्या बोलिएगा, हाँ, क्या बोलिएगा बच्चों, हाँ। यहाँ पर तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण क्या है, प्रतिलोम समानुपात में है, ओके। दूसरा देखिए 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित करिए। इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। फिर यहाँ पर 40 डिग्री, इसको भी ज्ञात करेंगे। पहले इस सब बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, भर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलिएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बोलिएगा सर इसको क्या मानिए, x1 मानिए, ठीक है बच्चों। ध्यान से कीजिएगा। इसको x1 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू 90 डिग्री है ना बच्चा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर आप लोग देखना x2 का भी वैल्यू आपको 6 पता है, y2 का वैल्यू आपको 60 पता है। अब आपको x3 का वैल्यू तो 8 पता है, लेकिन y3 ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो होगा x1 y1 इज इक्वल टू
x3 होगा। हाँ सर, x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू कितना 90 डिग्री, x3 का वैल्यू आपका 8 है, y3 का वैल्यू फाइंड करना है। बोलिए y3 इज इक्वल टू 4 गुना में यहाँ पर 90 कीजिएगा बटे में 8। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 45 बार में ये भी चला गया, 45 डिग्री आ गया। y3 का मान कितना आया 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर, समझिए आप लोग, समझे। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। बोलिएगा हमको यहाँ पर x4 तो सर पता है 10, y5 y आपका y4 निकालना ना जी, x4 पता है, y4 निकालना है। आप कैसे ज्ञात करोगे, बोलोगे यहाँ पर क्या बच्चों, ध्यान से समझना, बोलोगे x1 y1 इक्वल टू x4 y4 सब इक्वल होगा। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात में इस प्रकार से इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 90 डिग्री, x4 का वैल्यू 10, y4 का वैल्यू पता करना है। y4 इज इक्वल टू 4 गुना 90 अपॉन का 10, 10 से काटिएगा 9 बार में, 9 चौका आएगा बच्चों 36, तो 36 डिग्री का y4 का वैल्यू कितना होगा बच्चों 36 डिग्री। यहाँ पर क्या बोलना 36 डिग्री। अब इसी प्रकार आपको यहाँ पर इसका मान पता करना है। आप कैसे ज्ञात करिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिए बच्चों। ठीक है, चलिए बोलिएगा x1 y1 इक्वल टू x5 y5, x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 90 डिग्री, x5 का वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितना है 12 दिया गया है, y5 का वैल्यू पता करना है। तो y5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बोलिए 4 गुना 90 अपॉन का 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 यहाँ पर 30 तिया 90, तो y5 का वैल्यू कितना आया बच्चा 30 डिग्री आया। तो यहाँ पर बोल देना y5 का वैल्यू सर कितना आया 30 डिग्री आ गया। ठीक ना, यहाँ तक समझिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 15 तीलियों वाले एक पहियों के क्रमागत, यहाँ पर तीली की संख्या कितना बच्चा 15 है। यहाँ पर बोलता है क्रमागत तीलियों के बीच एक युग्म के बीच आपको कोण परिकलित करना है। याद कर लेंगे उसी प्रकार ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, इसको यहीं पर ज्ञात करते हैं। इसको क्या हुआ बाबू, ये क्या हो जाएगा x6 का वैल्यू है, हमको y6 का वैल्यू पता करना है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर देखिए, बोलेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x6 y6, बोलेंगे x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 90 डिग्री, x6 का वैल्यू 15 डिग्री और y6 आपको पता करना है। y6 इज इक्वल टू बोलेंगे 4 गुना में 90 अपॉन का 15, 15। अब देखिए 15 कितना मान काटिएगा 6 बार में, 6 चौका कितना आएगा 24 डिग्री, और ये कितना हुआ y6 का मान हो गया। ठीक है, तो y6 का मान आप लोगों ने कितना ज्ञात किया बच्चों 24 डिग्री ज्ञात कर लिया। ठीक ना, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़े। हाँ बढ़िए सर। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण आपको दिया है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग बुक को क्या कर लेते हैं ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन, आप लोग देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और कॉलम बना लीजिए। ठीक ना, यहाँ पर आपको क्या है बच्चों, तीली के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण ही दिया है, 40 डिग्री इसका मान दिया है, आपको तीली की संख्या बताना है। मतलब यहाँ पर x7 का वैल्यू बताना है, y7 का वैल्यू दिया है। सर इस प्रकार मानेंगे ना जी, ये y7 का वैल्यू दिया है, x7 बताना है। तो हम क्या बोलेंगे बाबू, बोलेंगे यहाँ पर क्या, यहीं पर करते हैं, यहीं पर करेंगे जी, सबको यहीं करेंगे। क्या बोलेंगे, बोलेंगे x1 y1 इक्वल टू x7 y7, या फिर आप लोग x6 y6 इक्वल टू x7 y7 भी बोल सकते हैं। सबका मान प्रतिलोम समानुपात में भी आपका इसी प्रकार बराबर होता है। ओके, अब देखिए बच्चों, x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 90 डिग्री, x7 का वैल्यू आपको नहीं पता है सर, y7 का वैल्यू 40 डिग्री का कोण बन रहा है ना जी। अब बोलो यहाँ पर, बोलना 4 गुना में 90 डिग्री अपॉन यहाँ पर सॉरी x7, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग 40 इधर गुना में, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 4 एकम 4, 4 दही का 40, 10 बार में गया, 10 एकम 10, 10 नवा का 90, x7 का जो वैल्यू आया वो कितना आया 9 आया, x7 का वैल्यू कितना आया 9 आया, मतलब आवश्यक तीलियों की संख्या कितना आया 9 आया, और हमको यही बोल रहा था ज्ञात करने के लिए। राइट, चलिए तो हम लोग ज्ञात कर लिए ना, आप लोगों को समझ में आया, बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट से समझाए हम आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं है बच्चा। x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू x4 y4 इक्वल टू x5 y5, इसी प्रकार तो सॉल्व करते हैं सर, बस। और कुछ है इधर वाला, इधर गुना है, इधर भाग में दे दीजिए, बस हो गया, सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं है बच्चों। आगे बढ़िए। चौथा प्रश्न कह रहा है यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए
समझे। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चा में बांटेंगे तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है, ठीक है। यदि बच्चों की संख्या की 4 की कमी की जाए तो प्रत्येक बच्चे को मिठाइयाँ कितनी मिलेगी। बच्चों देखिए यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल क्या रहा है कि प्रत्येक बच्चे को मिठाई 24 बच्चा में बांटेंगे बच्चों 24। देखिए यहाँ पर हम पहले यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दीजिए। आइए यहाँ पर दिख रहा है पहले, हाँ सर दिख रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए बोलेंगे प्रत्येक बच्चे की मिठाइयाँ, प्रत्येक बच्चे की मिठाइयाँ, प्रत्येक बच्चे को मिठाई कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है सर। और यहाँ पर बच्चों की कुल कितना मिठाइयाँ मिला, कुल कितना मिठाइयाँ मिला बच्चा, कुल कितना मिठाइयाँ मिला सर। एगो को 5 मिल रहा है और 24 बच्चा है, एगो को 5 देंगे 24 बच्चा है तो 24 गुना 5 करेंगे मतलब 120 मिठाई है जी। हाँ सर बिल्कुल है। कुल मिठाई कितना हुआ, कुल मिठाई कितना हुआ जी, कुल मिठाइयाँ इज इक्वल टू 120। क्लियर, यहाँ तो समझने में किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं ना। अब देखिए बच्चों बोल रहा है यदि बच्चा की संख्या 4 कमी हो जाए, 24 बच्चा है हमारा पास, 24 बच्चा है, अगर हमें 4 को कम कर देंगे तो हमारा 20 बच्चा बचा, बिल्कुल बचा सर। और अच्छा हमारा पास मिठाई कितना है, 120 मिठाई है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाई मिलेगा। अब बताइए हमको यहाँ पर 4 को कम कर दिए तो 20 बच्चा है, 120 मिठाई है, तो कितना मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे प्रत्येक बच्चे को जो सर मिठाई मिलेगा, मिठाई जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 120/20। यहाँ पर काटिएगा 6 मिठाई मिलेगा। कितना मिठाई बोलने मिलेगा बच्चा, यहाँ पर बोल देना 6 मिठाई मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक बच्चा कितना मिठाई मिलेगा, 6 मिठाई मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 5 ना। बोल रहा है क्या बच्चों, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाएगा मतलब 30 पशु हो जाएगा तो कितना दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो बच्चों क्वेश्चन तो बड़ा आसान है लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए सिंपल सा अगर आप लोग बोलिएगा तो कॉलम बना लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों पशु की संख्या, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे बच्चों, दिन। अब देखिए बच्चों 20 पशु है तो 6 दिन चलेगा और 10 और पशु आ जाएगा, 20 है 10 और आ जाएगा तो 30 होगा, तो एक लिए कितने दिन भोजन चलेगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब देखिए पशु की संख्या यहाँ पर बढ़ेगा, दिन की संख्या कमेगा। अब बताइए कम आदमी है तो ज़्यादा दिन तक चलेगा और ज़्यादा आदमी हो जाएगा तो कम में चलेगा जी। अब खाना है बाबू, आदमी की संख्या बढ़ा दीजिएगा तो कम में दिन तक खाना चलेगा ना जी। तो बोलिएगा यहाँ पर ये क्या है, प्रतिलोम अनुपात में है। यहाँ पर क्या है बाबू, प्रतिलोम अनुपात में है, प्रतिलोम अनुपात में है। क्या प्रतिलोम अनुपात में है, तो पशु की संख्या और दिन की संख्या प्रतिलोम अनुपात में है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। यहाँ पर आप लोग बोलिएगा सर 20 गुना 6 इज इक्वल टू 30 गुना y2। ओके, यहाँ पर इस प्रकार बोलिएगा। चलिए क्लियर ना। अब देखो बच्चों 20 गुना 6 अपॉन ये 30 इधर आ जाएगा भाग में इज इक्वल टू y2। अब देखो 6 कम 6, 6 पचे 30, 5 कम 5, 5 का 20, मतलब y2 का वैल्यू कितना आया बच्चों, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको यही ज्ञात करना था। अतः अब यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा, तो 4 दिन के लिए बोल दीजिएगा। अतः अब यह भोजन 4 दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। सीखते हैं, सीखने का प्रयास कीजिएगा। हम चाहते हैं बच्चों आप लोग इस प्रकार सीख जाए कि स्कूल में दूसरे को सिखा पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 6। और याद रखिएगा बच्चा लाइव क्लास के लिए आप लोग नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में चैनल है बाबू, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइव क्लास के लिए। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है, यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। आप बोलिएगा, यहाँ पर कॉलम बना ले, हाँ सर बनाइए। यहाँ पर हम बोलते हैं व्यक्ति और यहाँ पर हम बोलते हैं दिन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बोल रहा है कि 3 व्यक्ति 4 दिन में करेगा
और यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति को और वो 4 व्यक्ति रख रहा है तो वो काम कितना दिन में होगा। ठीक ना, बोल रहा है 3 व्यक्ति 4 दिन में करता है, 4 व्यक्ति कितना दिन में करेगा। तो फिर देखिए बाबू इसका संख्या बढ़ाएगा, मजदूर व्यक्ति की संख्या बढ़ाएगा तो दिन की संख्या कमेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ बाबू, व्यक्ति की संख्या और दिन की संख्या, दिन ये क्या है जी, प्रतिलोम समानुपात में है। ये क्या है, प्रतिलोम समानुपात में है। क्या है, प्रतिलोम समानुपात में है, प्रतिलोम समानुपात में है। आप सीधा सा बोलिएगा x1 y1 इक्वल टू x2 y2। क्लियर, x1 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 4 है ना यहाँ पर। अच्छा, x2 का वैल्यू 4 है, y2 का वैल्यू फाइंड करना है। y2 इज इक्वल टू क्या, 3 गुना 4 अपॉन का 4, 4 से 4 गया, y2 का वैल्यू आपका 3 आ गया। अर्थात यहाँ पर वो जो कार्य है बाबू वो 3 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब जसमिंदर के घर पुनः तार लगाने में 4 व्यक्ति जो हैं ये 3 दिन में कर देंगे। क्लियर, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है बोतलों के एक बैच को 25 बक्सा में रखा गया जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतल है। यदि इसी बैच की बोतलें इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतल हो तो कितने बक्से भरे जाएंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये भी प्रतिलोम, टोटल प्रतिलोम समानुपात का ही क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, हम बार बार ये नहीं लिखेंगे कि ये प्रतिलोम समानुपात में है, उसको आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए दिख रहा है ना सबको, हाँ क्वेश्चन भी दिख रहा है। ऐसे आप लोग बुक खोल कर बैठिए। हम बार बार बोलते हैं, आप लोग मेरा अगर डेली हर क्लास देखे होंगे, हर प्रश्नावली, तो मैं बार बार हम हर क्लास में बताते रहता हूँ कि प्यारे बच्चों आप लोग जो है मेरा क्लास जब भी कीजिएगा तो आप लोग बुक को खोले रखिए। तो प्रत्येक बक्से में बोतलों की संख्या, और यहां पर क्या कॉलम बना ले, और क्या कॉलम बना ले, बक्से की संख्या, बक्से की संख्या। तो देखिए प्रत्येक बक्सा में कॉलम की संख्या यहां पर कितना है जी, 25 बक्सा में रखा गया, बक्सा की संख्या 25 है, जबकि प्रत्येक बक्से में 20 बोतल है, 12 बोतल है, तो बोतलों की संख्या 12 और बक्सा की संख्या 25 हो गया। अच्छा, यदि बोतलें को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतल हो, बोतल की संख्या कितना दे रहा है यहाँ पर, 20 दे रहा है, हमको बक्से की संख्या को फाइंड करना है। तो फिर बोलेंगे यहाँ पर प्रत्येक बक्से में बोतल की संख्या और बक्से की संख्या प्रतिलोम अनुपात में है, इसीलिए बोल सकते हैं x1 y1 इक्वल टू x2 y2, मतलब 12 गुना 25 इज इक्वल टू 20 गुना y2, y2 इज इक्वल टू 12 गुना 25 अपॉन का 20। अब देखना यहाँ पर 25 5 चुका 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 गुना 5 करोगे y2 का वैल्यू आपका 3 5 का 15 आ जाएगा। अब बोल दोगे अतः प्रत्येक बक्से में 20 बोतल अगर रखेंगे तो बक्सा की संख्या 15 गो होगा, राइट, 15 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन बोलता है एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीन की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितने मशीन की आवश्यकता होगी। बस ये भी क्या है बाबू, प्रतिलोम समानुपात में है। क्या है बाबू, प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम अनुपात में है। अब देखिए यहाँ पर बोल देंगे यहाँ पर दिन बाबू, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, मशीन की संख्या, मशीन की संख्या। अब देखिए 63 दिन में 42 मशीन का जरूरत पड़ता है, 54 दिन में कितना मशीन का जरूरत पड़ेगा, राइट, यही ना बोल रहा है जी। 63 दिन में 42 मशीन की जरूरत पड़ता है, 54 दिन में कितना जरूरत पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बोलिएगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, क्योंकि प्रतिलोम समानुपात में है, प्रतिलोम अनुपात में है जी। तो यहाँ पर बोल दीजिएगा 63 गुना 42, यहाँ पर 54 गुना डैश y2 इज इक्वल टू 63 गुना 42 अपॉन का 54। यहाँ पर अब आप लोग इसको काट लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 6 सत्ते 42, 6 नमा 54, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 7 सत्ते 49। तो बच्चों यहाँ पर 49 आ गया आंसर। ठीक है, मतलब मशीन कितना मशीन लगेगा, 49 मशीन लगेगा। अगर 54 दिन में 49 मशीन, ये घटा ये बढ़ा, समझे, यही होता है प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, अगर दिन की संख्या को बढ़ा यहाँ पर घटाए तो मशीन की संख्या बढ़ा, एक राशि के
कमी होने पर दूसरी राशि में वृद्धि होगी, एक राशि के वृद्धि में दूसरी राशि आपकी कम हो जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात में है, राइट। अब आप लोग का इस प्रकार यहाँ तो हमने क्लियर करा दिया। आइए बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा? 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटा लगता है बच्चा, ठीक है। अच्छा 80 किलोमीटर चलेगा, अगर 1 घंटा में अगर 80 किलोमीटर चलेगा तो कितना समय लगेगा? तो बच्चों यहाँ पर बोल दीजिएगा, यहाँ पर हम पहले ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये है आपका क्या चाल, और यहाँ पर क्या है बच्चों बना लेती है समय। चाल क्या है बच्चा? किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये आपका घंटा में है। अगर आपका 60 की स्पीड से चल रहे हैं, 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलते हैं तो 2 घंटा लगता है। 80 किलोमीटर 1 घंटा में चलेंगे तो कितना आपका समय लगेगा? यही ना है जी। तो आप लोग सीधा बोलिएगा चाल और समय प्रतिलोम अनुपात में है, इसीलिए x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 का वैल्यू 60 गुना 2 इज इक्वल टू 80 गुना y2। बोलिएगा y2 इज इक्वल टू 60 गुना 2/80। अब देखना यहाँ पर 0 से 0 चला गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, यहाँ पर 6/4 आ गया है ना। 6/y2 का वैल्यू क्या आया बच्चों? 6/4। आप इसको पूर्णांक में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पूर्णांक 1/2 घंटा आ जाएगा, ठीक है। बोलिएगा 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उस कार को 1 पूर्णांक 1/2 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। चलिए यानी 1.5 घंटा, ओके। चलिए आगे बच्चों आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं, राइट। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब समझे, 2 व्यक्ति एक घर में 3 दिन में खिड़की लगाएगा, काम शुरू होने वाला उससे पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? मतलब एक व्यक्ति को करना है उस काम को, ठीक है बच्चों। वहां पर क्या 2 व्यक्ति में बात हुआ था, बोला 3 दिन में लगा देंगे, लेकिन एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, तो मतलब एक व्यक्ति को करना है काम। तो बोलिएगा यहाँ पर बोलिएगा व्यक्ति की संख्या, और यहाँ पर क्या बोलिएगा? दिन। अगर यहाँ पर 2 व्यक्ति है तो 3 दिन लगता है, ठीक है। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो एक के बाद व्यक्ति बचा तो कितने दिन लगेगा, यही ना पूछ रहा है बच्चा। तो बोल देना यहाँ पर क्या, यहाँ पर बोल देना, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति की संख्या और जो दिन की संख्या है ये प्रतिलोम अनुपात में है, इसीलिए सर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। 2 गुना में 3 इज इक्वल टू 1 गुना में y2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा आपका। y2 मतलब 6 दिन लगेगा, ठीक है। 2 व्यक्ति 3 दिन में करेगा, एक व्यक्ति 6 दिन में करेगा, ठीक है। समझिए आप लोग। चलिए हो गया ना। अगला इसी में है बाबू कि एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहीं पर क्या हो गया, एक और कॉलम बनाइएगा और दिन की संख्या दे दिया 1। अब बोलता है व्यक्ति की संख्या को बताइए। अब हमको y3 का वैल्यू दिया है, x3 ही बताना है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वही बात बोलेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3, ठीक ना। चलो हो गया ना। अब देखो यहाँ पर बोल दोगे 2 गुना में 3 इज इक्वल टू x3 का वैल्यू मालूम करना है, y3 का वैल्यू 1 पता है, तो x3 इज इक्वल टू 2 × 6, मतलब वहां पर व्यक्ति कितना लगेगा? 6 ही व्यक्ति लगेगा, ठीक है। चलिए हो गया क्लियर, आगे बढ़िए। 6 व्यक्ति लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। किसी एक स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं, ठीक है। 8 कालांश होता है 45 मिनट का। यदि कल्पना करते हुए स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो तो प्रत्येक कालांश में कितने समय होगा? यहाँ पर देखिएगा, हम इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, एक कॉलम बना लेंगे। ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं, थोड़ा सा बुक को ऊपर कर दीजिए। देखिए लिखेंगे कालांश की संख्या, यहाँ बटे में क्या बोलिए, कालांश का समय यानी अवधि किसमें? मिनट में, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर मिनट में दिया है, तो बोलिएगा कालांश अगर 8 कालांश है तो 45 मिनट का, यहाँ पर 9 कालांश हो तो कितना मिनट लगेगा, यही ना पूछ रहा है। तो डायरेक्ट x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। 8 गुना में 45 इज इक्वल टू 9 गुना में y2 इज इक्वल टू 8 गुना 45 अपॉन का 9 का 9 9 5 45 8 5 40। y2 का वैल्यू 40 आ गया, मतलब
जो कालांश होगा वो प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। ठीक है, चलिए 40 मिनट का होगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार आज के क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 11.2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। अब देखिए ये चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। आप लोग जाते जाते ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, यही आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस हम लोग मिलेंगे जल्दी आप लोग को चैप्टर नंबर 12 में। उससे पहले बच्चों मैं आप लोग को हर चैप्टर को पढ़ाता हूँ, है ना। पढ़ने के लिए क्या करना बच्चा, अब आप लोग क्लास 8 में को आपका पूरा क्लास भी हो गया। अगर आप लोग मेरा क्लास 8 का बैच नहीं लिए हैं तो अब कम ही समय बचा है, लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आप लोग 9th क्लास का न्यू बैच लेना चाहते हैं, 9th क्लास का न्यू बैच लेना चाहते हैं, या आप लोग किसी भी प्रकार 9th क्लास में पढ़िएगा तो ऑनलाइन अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो 62 069 यहाँ पर 57 681 62 069 57 681 पर कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी क्लास को अंत तक करने के लिए।